सिलसिला ये सदियों का कोई आज की बात नहीं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेताओं के घर आईटीपी के छापे के बाद मचा है सियासत में बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। आज बात यूपी की करेंगे, जहां आईटी यानी आयकर विभाग की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, जिसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े 4 प्रमुख लोग थे। ये सभी चारों शख्सियत अखिलेश के बेहद करीबी हैं। अपने करीबियों पर आयकर के शिकंजे के बाद अखिलेश यादव बेहद गुस्से में नजर आए, यानी कि तमतमाए हुए हैं। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया, अब लग रहा है यूपी में चुनाव आ गए हैं और अभी तो महज आयकर विभाग आया है, आगे ईडी और सीबीआई भी आएंगे। अखिलेश के आरोप कितने जायज हैं या खालिस राजनीति है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मगर आप देखिए पहले इंडिया का सवाल में ये रिपोर्ट। अभी तो इनकम टैक्स आया है, ईडी आएगा, सीबीआई आएगी। यूपी की चुनावी लड़ाई, छापेमारी की अंगड़ाई, गरीबियों पर आईटी की रेड, सरकार पर बिफरे अखिलेश। यूपी में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अपने पॉलिटिकल और अरबपति करीबियों पर आयकर विभाग की छापेमारी के बाद अखिलेश का यह बयान बता रहा है कि वो कितने गुस्से में है, कितने आग बबूला है। दरअसल शनिवार की जैसे ही सुबह हुई, अखिलेश के करीबियों पर पूरे यूपी में एक के बाद एक छापे पड़ने लगे। लखनऊ, मऊ, मैनपुरी, आगरा, अलग अलग शहरों में समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के घर पर आईटी विभाग की टीम थमक पड़ी। शॉर्ट नोटिस पर घर की तलाशी शुरू हो गई। सबसे पहले रेड की खबर मऊ से आई, जहां सुबह सुबह 6 बजे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। वाराणसी इनकम टैक्स की यूनिट समेत भारी संख्या में पुलिस बल राजीव राय के कोतवाली थाना क्षेत्र मुंशीपुरा आवास पर आ धमकी। इनकम टैक्स के अधिकारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से लैस थे। उनके पास नोट गिनने की मशीन और अन्य उपकरण थे। बताया जा रहा है कि मऊ और बेंगलुरु समेत राजीव राय के कुल 9 ठिकानों पर इनकम टैक्स ने रेड मारी है। वहीं राजीव राय के घर छापेमारी की खबर सुनकर उनके समर्थक और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े पैमाने पर उनके घर के बाहर इकट्ठा हो गए और हंगामा करने लगे। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राजीव राय को घर में नजरबंद कर दिया गया है। इनकम टैक्स का है ये। हमारे पास कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास कोई 2 नंबर का पैसा नहीं है। जी लोगों की मदद करना भाजपा को खल गया। ये मदद करने का भैया नतीजा मिल रहा है। हाँ वही है, कुछ भी करोगे ना, कुछ भी करोगे तो ये लोग रुको यार, रुको आप। कुछ भी करोगे ना तो ये लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, जाने के बाद थाने से FIR आएगा, फिर केस मुकदमा करोगे। अननेसेसरी उससे कोई फायदा है नहीं। ऐसा नहीं कि जो बाहर कर रहे हैं उसको करने से भीतर ये बंद कर देंगे, ये तो बंद नहीं होगा। तो प्रोसीजर कंप्लीट करने दो। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कारोबारियों पर आईटी का एक्शन हुआ, जहां मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और कारोबारी राहुल भसीन के घर और दफ्तरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की। लखनऊ के महानगर इलाके में राहुल के घर पर रेड पड़ी। भसीन अखिलेश के नवरत्नों में एक माने जाते हैं। मुख्य रूप से कपड़े के व्यापारी भसीन 3 कंपनियों के मालिक हैं। माना जाता है कि भसीन पार्टी के फाइनेंस मैनेजमेंट को देखते हैं। तो वहीं अखिलेश के OSD जैनेंद्र यादव के गोमती नगर स्थित आवास पर भी छापा पड़ा। छापेमारी का सिलसिला अखिलेश गढ़ यानी मैनपुरी में भी दिखा। यहां RCL ग्रुप के चेयरमैन मनोज यादव के घर सुबह 8 बजे आईटी की टीम पहुंची और पुलिस की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां। छापेमारी से पहले पूरे इलाके की किलाबंदी की गई। पुलिस और प्रशासन
जानता था कि छापेमारी की खबर के बाद इलाके में हालात बेकाबू हो जाएंगे, इसलिए कड़ी जांच और पूछताछ के बाद ही लोगों को आने जाने दिया जा रहा था। शहर शहर अपने करीबियों और कारोबारियों पर छापेमारी को लेकर अखिलेश यादव ने सरकार पर तंज किया। उन्होंने इस छापेमारी को चुनाव से जोड़ दिया। न जाने कौन कौन सी संस्थाएं आएंगी, अफवाहें फैलाई जाएंगी, साजिश की जाएंगे, षड्यंत्र की जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी साइकिल की रफ्तार कम नहीं होगी, रथ की रफ्तार कम नहीं होगी और उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित है। यूपी में चुनाव के ऐलान से एन पहले आईटी की कार्रवाई पर अखिलेश सवाल उठा रहे हैं। उनके सवाल जायज हो सकते हैं, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल ये है कि अगर समाजवादी पार्टी से जुड़े लोग पाक साफ हैं, तो अखिलेश को कमजोर नहीं पड़ना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। दिन शनिवार की सुबह आईटी का शनि समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं के घर सुबह सुबह ठक ठक। जी हां, अखिलेश भविष्यवाणी भी कर रहे हैं। अभी तो आईटी आई है, जी हां, पिंजरे का तोता भी आएगा, ईडी भी आएगा। इस पर बहस और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल है। पैनल में आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल हमारे साथ हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभिषेक राय हमारे साथ हैं। हमारे साथ संजीव मिश्रा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप तीनों महानुभाव का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया का सवाल में। सबसे पहले मैं अभिषेक आपके पास आना चाहूंगा। आपके नेता पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव को अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे अभी तो आईटी का शनि आया है, अभी 2 और बाकी हैं। आज सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है और जब चुनाव आचार संहिता लगने में मुश्किल से 2 हफ्ते बचे हुए हैं, तो ये सरकार हताशा में जो है अपने जो इन्होंने तोते बैठा रखे उनको भेजना शुरू किया। अमित शाह जी अपने साथ इनकम टैक्स के ऑफिसर्स को ले आके हमारे नेताओं के दबिश देने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सब एकदम सारी चीजें क्लीन है। तो ये इनकी हताशा एकदम दिख रही है। इनको अपने हार का डर बहुत अच्छे से सता रहा है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा अभी तो आईटी आई है, अभी ईडी और सीबीआई नहीं आएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो आ ही रहे हैं, इनके बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, लेकिन जनता को उनको भीड़ बनाने के लिए सरकारी तंत्रों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। हमारी विजय रथ यात्रा से ये एकदम घबरा गए, क्योंकि इन्होंने 4.5 साल कुछ किया नहीं। जनता आज महंगाई के मुद्दे पे एकदम परेशान है। इनके ना नेता ना प्रवक्ता उस पर बात करते हैं। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में चरम पे, उस पर ये बात नहीं करते। किसानों को रौंदने वाले को इन्होंने मंत्री बना रखा है, उसको बर्खास्त नहीं करते। तो इनके पास मुद्दे नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं एसआईटी की रिपोर्ट के बाद क्यों नहीं बुलडोजर चला योगी जी का टेनी जी के घर पे? तो ये तो क्लीन है ना, बुलडोजर चलाइए साहब, क्यों उनको इतना बचा रहे हैं आप? जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर स्वसंज्ञान नहीं लिया होता तो इस मामले में भी लीपापोती होती। अगर हाईकोर्ट के जस्टिस उसमें नहीं होते उसमें, तो भी इसमें लीपापोती। गृह राज्य मंत्री है, इसको प्रक्रिया को एकदम प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन आज तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया। तो ये हताशा और निराशा है इनकी। अभी ये और कुछ करते रहे, ABCD से लेके Z तक ले आते रहे, लेकिन जनता इनको बदलने जा रही है। 22 में इनकलाब होगा, अब बदलाव होने जा रहा है। जी, बदलाव होने जा रहा है। अभिषेक आपके पास मैं आऊंगा। हमारे साथ आपके इस सवाल पर बीजेपी के प्रवक्ता संजीव मिश्रा जी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपको भी पता होगा, सारी दुनिया को पता हो गया है कि समाजवादी पार्टी के 4 नेताओं के घर एजेंसी जो कि तिजोरी पर नजर रखती है, उसका नाम है इनकम टैक्स, उसके छापे समाजवादी के 4 नेताओं पर पड़े हैं। लोग टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। संजीव जी, नहीं, देखिए 2-3 चीजें आई। जिस तरीके से आपने डिबेट शुरू की और डिबेट पर समाजवादी पार्टी के साथी ने हमारे बोलना शुरू किया, तो एक तो ये भविष्यवक्ता है, 2022 में क्या होने जा रहा है इनको पहले ही पता है। जहां तक सवाल समाजवादी पार्टी के नेताओं का है, तो ये इनकम टैक्स का अपना आउटलुक होता है। जहां पर उनको कोई चीज नब्ज दिखाई दी होगी, वहां उन्होंने छापेमारी की है। और फिर अखिलेश यादव और हमारे साथ जो बैठे साथी हैं, इनको परेशान होने की जरूरत क्या है? जब वहां राजीव राय खुद कह रहे हैं कि हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर गलत नहीं किया है तो उसमें परेशान होने की क्या जरूरत है? इतना व्याकुल भारत क्यों हुए जा रहे हैं?
आखिर कम से कम अगर आईटी की रेट पड़ी है, आईटी को कुछ नहीं मिलेगा, आप लोग फिर वही कहेंगे, और अगर मिलेगा तो कार्रवाई होगी। तो इसमें एक नॉर्मल चीज को जिस तरीके से आप चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं, चुनाव में क्या होना है ये जनता को तय करना है, आप भविष्यवक्ता नहीं। और समाजवादी पार्टी को तो खास तौर से संज्ञान में लेना चाहिए कि जब आपका काम बोलता था तो 50 के नीचे 47 सीटों पे आप आ गए, आपने जनता से कोई कनेक्टिविटी नहीं की। 4.5 साल में जिस तरीके से विकास हुआ और आप केवल कमरे में बैठ के ट्वीट करते रहे, उसका परिणाम आपको फिर मिलेगा 2022 में, और जनता आपको 22 का परिणाम देगी। लेकिन जहां तक सवाल पिछला है, तो 2014 में, 2017 में, 2019 में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से आपने गठबंधन किए। 2017 में जब आपका काम बोलता था तो कांग्रेस से गठबंधन कर रहे थे, जो कह रहे थे 27 साल कांग्रेस गया। 19 में आपने वही किया कि आपने जब बसपा से गठबंधन किया तो आपको ऐसा लग रहा था जैसे कि 80 में 80 सीटें आपकी की हुई जा रही। तमाम आपके जो प्रवक्ता थे उनसे मैं रूबरू हुआ था उस समय, और उनका एक ही बात थी, अब सपा बसपा गठबंधन हो गया, सारी सीटें हमारी आ जाएंगी। परिणाम आपने देखा, 19 में भी आप परिणाम देखे, अब आप 22 में भी देखेंगे, 26 में भी देखेंगे, 31 में भी देखेंगे, वो सारे परिणाम जनता देखती है। संजीव जी सवाल इनकम टैक्स का मुझे नहीं समझ में आया मिश्रा जी, रेट पे इतना व्याकुल भारत क्यों हो रहा है? मिश्रा जी एक छोटा सा सवाल, मिश्रा जी इंडिया का सवाल है, छोटा सा सवाल एंकर होने के नाते मेरे मन में भी कौन रहा है। जी हाँ, वो सवाल है कि टाइमिंग को लेकर जिस समय छापे मारे गए, ये टाइमिंग ही सबसे बड़ा फैक्टर है। जी हाँ, हम आएंगे मिश्रा जी के पास, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मुदित अग्रवाल जी, टाइमिंग बहुत मैटर करता है सियासत में। चुनाव के पहले छापे किसी पर भी हों, आप निश्चित, मुझे विश्वास है कि आप जिक्र करेंगे कमलनाथ जी और उनके सहयोगी और उनके भांजे का भी। जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे या जब सत्ता परिवर्तन होना था, बहुत कुछ हो रहा था। ये टाइमिंग बहुत मैटर करता है सियासत में। एक बार प्रश्न फिर से कर लीजिए तो बेहतर है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर आपको मालूम करना है कि किस राज्य में चुनाव होने वाले हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये देख लीजिए ईबी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेट कहाँ पे हो रही है, और मोदी जी का पॉलिटिकल टूरिज्म कौन सी स्टेट में हो रहा है, तो समझ लीजिए वो चुनाव होने वाले हैं वहाँ पे। पहली बात, देखिए मोदी सरकार की नीति क्या रही है, डराना धमकाना मोदी सरकार की नीति है। चाहे वो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हों, चाहे सिविल सोसाइटी के लोग हों, चाहे मीडिया के लोग हों, चाहे एक्टर्स हों, या चाहे फार्मर्स हमारे थे जिनको ये कहते थे ये तो खालिस्तानी है, उनके पीछे ईडी सीबीआई छोड़ दी थी। देखिए ये तो मोदी सरकार की नीति रही है, तो इसमें अगर ये हो रहा है तो मेरे को इसमें कोई अजीब सी चीज नहीं लग रही। ये तो होगा हिंदुस्तान में जब तक मोदी सरकार और बीजेपी सरकार यहाँ पे रहेगी। मुदित जी, आपने जो बात कही है, मुदित भाई, जो आदमी गलत है, मुदित जी आपने जो बात कही है, इस पर मैं एक ऐड करना चाहूंगा। आपने चुनाव की एक नई संज्ञा दी, आपने कहा कि अगर कहीं पर रेड पड़ रहे हैं सियासत वालों के यहाँ, सियासतदानों के यहाँ, तो समझिए चुनाव होगा। मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आता है मुदित जी, अगर आपको भी याद हो, राहत साहब कहा करते थे, मरहूम राहत साहब कहा करते थे, सरहद पर अगर तनाव है तो समझो देश में चुनाव है। मुदित जी अपनी बात पूरी करें। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने। दूसरी बात मैं कहता हूं, जो भी गलत आदमी है, चाहे कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का, उसके ऊपर रेड होनी चाहिए, लॉ फॉलो होना चाहिए। लेकिन माफ करना, मुझे एक बीजेपी लीडर का नाम तो बता दें जिसके ऊपर रेड हुई हो पिछले 7 साल में, एक का नाम बता दें। क्या बीजेपी में लोग गलत काम नहीं करते? क्या येदियुरप्पा का नाम आप भूल गए? येदियुरप्पा जी व्यापम स्कैम में शिवराज जी खुद फंसे हुए थे। इन्होंने जो हमारे किंगफिशर के विजय माल्या थे उनको देश से बाहर निकाल दिया। मैं कितने नाम लूं, रेपिस्ट मंत्री जिनके ऊपर रेप के चार्ज है, मोदी जी के फर्स्ट कैबिनेट में थे। तो ऐसे लोगों को तो ये कैबिनेट मिनिस्टर बनाते हैं। देखिए इनको सिर्फ चुनाव जीतने से मतलब है, इनको ऑनेस्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे मैंने कहा हथियार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बीजेपी के पास एक बहुत विचित्र यंत्र है, उसको कहते हैं लॉन्ड्री मशीन है उनके पास। एक तरफ से दागी नेता डालो, दूसरी तरफ से वो साफ होके आता है, और उसमें डालते हैं दूसरी पार्टी के दागी नेता, जैसे मुकुल रॉय टीएमसी से, जैसे नारायण राणे जी। मुदित जी आप आर रमेश की बात करिए। विश्वा शर्मा उसके बाद बीजेपी कहती थी वो तो बहुत करप्ट है। मुदित जी सुखराम सियासत तो में, एक तरफ से डालते हैं, दूसरी तरफ से धुल के आ जाते हैं। कहानी कहीं कम कहीं ज्यादा। जी हाँ, आप ये बताइए आर रमेश के खिलाफ आपके नेताओं ने क्या एक्शन लिया?
देखिए, आप अभी बात कर रहे हैं हम बीजेपी की, उस पर रहिए, मैं कांग्रेस की बात पे भी आता हूं। मैं तो कहता हूं जो आदमी गलत काम करता है उसके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए, और कांग्रेस ने एक्शन लिए हैं। अगर आपको ध्यान होगा, यूपीए 2 में महज एलिगेशन पे, जबकि कोई चीज प्रूव नहीं हुई थी, अशोक चौहान जी को चीफ मिनिस्टरशिप गई, पवन बंसल जी ने रिजाइन किया, और भी काफी कांग्रेस के नेता है जिनको रिजाइन करना पड़ा, क्योंकि हमने एक हाई स्टैंडर्ड अपनाया। अगर आपके ऊपर आरोप भी है, आप रिजाइन कीजिए जब तक आपके ऊपर आरोप गलत सिद्ध नहीं होते। तो ये तो कांग्रेस का स्टैंड रहा है ना। आप बीजेपी का उल्टा स्टैंड देख लीजिए, सारे दागी नेता लेते हैं, फिर कहते हैं वो धुल गए, अपनी लॉन्ड्री मशीन में वो साफ करते हैं क्या उनको? सुखराम जी, जिसके अगेंस्ट बीजेपी कहती थी टेलीकॉम स्कैम के सबसे बड़े वो महानायक हैं, उनको अपनी पार्टी में हिमाचल प्रदेश में लिया था, आपको ध्यान होगा। ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं दूं? देखिए, बीजेपी को सिर्फ इलेक्शन जीतने से मतलब है, उसके लिए मिश्रा जी की उंगली उठ रही है, ये देश की मिश्रा जी की उंगली उठ रही है। मिश्रा जी आपके इन सवालों का जवाब देना चाहते हैं। मिश्रा जी, कोई ऐसी वॉशिंग मशीन है कि जिसमें डालो और वो बिल्कुल सफेद चक साफ? देखिए, एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि इनके नहीं पता, वो सब जमानत, उसके बाद अगर ये इस तरीके है, पहले मुझे लगता है कि कांग्रेस संज्ञान में इन सब बातों को, उसके बाद इस तरीके के आरोप लगाने चाहिए। जहाँ तक इस तरीके की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति क्या है, 32 साल कांग्रेस के हाल। आप अभी मंत्री, एक कोई बलात्कारी मंत्री का नाम ले रहे थे, तो मुझे याद आ गए यकायक कि गायत्री प्रजापति बलात्कारी मंत्री था, जिसको 2017 में आपने समर्थन से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था, और गायत्री प्रजापति पर आज आरोप तय होने के बाद वो भी हो गई। तो उस गायत्री प्रजापति का नाम लेकर के अब मुझे लगता है कि समाजवादी और कांग्रेस की कोई बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं रह गई है, इसलिए इस तरीके की बात ना कहिए, क्योंकि जब बलात्कारी मंत्री का नाम लेते हो तो सीधे सीधे गायत्री प्रजापति को उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि 2017 की विधानसभा के चुनाव में आपने किस तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और आज भी समाजवादी पार्टी इस बात को कहती है कि उस गठबंधन में, बड़े दलों के गठबंधन में हमने सबक लिया है, अब कभी बड़े दलों से गठबंधन नहीं करेंगे। तो कांग्रेस के साथी का मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते लगाते आप समाजवादी पार्टी पे जो आरोप लगा रहे हैं कि बलात्कारी मंत्री, वो गायत्री प्रजापति का नाम खुल करके लिया करिए, और खुल करके समाजवादी पार्टी से जो बात करनी है वो किया करिए। जी मुदित जी, आपने सुना मिश्रा जी का कहना है, आरोप लगाने के पहले खुद को टटोल ले। अभिषेक राय जी, अभिषेक जी, गठबंधन क्या हुआ चचा भतीजे के बीच? चचा ने ये तय किया कि भतीजे की साइकिल के करियर पर बैठेंगे और भतीजे का करियर संवार देंगे। वो रास नहीं आया और 3 दिन के भीतर ही आईटी की ठक ठक। मनीष जी, मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आ रही है, आपको मेरी आ रही है? अभिषेक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक राय जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अभिषेक जी, आ रही है मनीष जी, आ रही है। जी, अगर आपने मेरा सवाल सुना है तो हम चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें। देखिए, मैंने पहले भी बोला कि ये इनकी हताशा थी। अभी संजीव भाई बहुत सारी बातें कर रहे थे, मैं उस पर बताना चाहता हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर किसके विधायक थे और कैसे इन लोगों ने उस पीड़िता के साथ क्या क्या किया है, सबको पता है। उनका जन्मदिन मनाने के लिए साक्षी ये स्वामी चिन्मयानंद जाते हैं वहां पे, और किस तरह से जेल में जन्मदिन मनाते हैं सबको पता है। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ सबको पता है। लखीमपुर की खीरी की बेटी के साथ क्या हुआ सबको पता है। लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ क्या हुआ सबको पता है। अभी ये बात कर रहे थे, इनका काम क्या है? 2016 में नोटबंदी करी कि साहब हम नोटबंदी करके हम पैसे का वो वैलिड करेंगे, वो भी 10 उत्तर प्रदेश और 5 राज्यों ने चुनाव से तब किए थे। आरबीआई की रिपोर्ट रही 99.7% काला धन वापस आ गया। 15 लाख देने वाले थे खातों में, काला धन लाने वाले थे। ये सिर्फ विपक्षियों को परेशान और वो करने की कोशिश करते हैं। अभी मैं इनकी बातें सुन रहा था, बड़ी बड़ी डींगे मार रहे थे। 12 महीने तक संजीव जी उसके फायदे गिनाते थे 3 काले कानूनों के। इन्होंने बंगाल में भी यही किया। इनके पास स्पेशल वॉशिंग मशीन है। जैसे अजीत पवार को इन्होंने
डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया और उनके ऊपर उनको क्लीन चिट दे दी। इनके पास स्पेशल मशीन है कि जिन बंगाल में जिन नेताओं के खिलाफ इन्होंने आईटी और सीबीआई की रेड कराई, ईडी की रेड कराई, उनको टिकट दिया, वो क्लीन हो गए। अभिषेक जी, अभिषेक राय जी हमारे साथ डिटर्जेंट लेके आई है। अभिषेक जी, अभिषेक राय, संजीव मिश्रा जी, मुदित अग्रवाल जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। जी हाँ, एक बड़ा नाम मधु किश्वर हमारे साथ है। मधु जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मधु जी, आपका इंडिया का सवाल में स्वागत है। एन चुनाव के पहले छापे, एक विश्लेषक होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगी मधु जी? देखिए, किसी भी टाइम छापे डालो तो बवाल तो उठेगा ही। सवाल ये है कि वो चार्जेस सही है कि नहीं। टू मी दैट्स मोर इम्पोर्टेंट कि जो चार्जेस हैं वो सही है कि नहीं। और अगर 6 महीने पहले या 6 साल पहले या 3 साल पहले भी होते, मैं यही सवाल पूछती कि चार्जेस सही है कि नहीं। और अगर चार्जेस सही है तो किसी वक्त भी हो सकते हैं, और नहीं है तो कभी भी जायज। जी, कभी भी जायज है, आप सही कह रही हैं, लेकिन कभी जायज है जब चार्जेस सही हो, एविडेंस स्ट्रॉन्ग हो। जी एविडेंस स्ट्रॉन्ग है, और मेरा भी ये मानना है कि आपको एविडेंस क्या पेश किया जा रहा है सरकार द्वारा, और चार्जेस के साथ वो एविडेंस मैच हो रहा है कि नहीं। मैं मधु जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा मनीष जी। जी अभिषेक जी, मुझे एक ब्रेक लेना है। अभिषेक जी, ब्रेक के बाद आऊंगा तो आप मधु जी से सवाल कर सकते हैं। भाई मुदित अग्रवाल, मैं आऊंगा, लेकिन जाते जाते ब्रेक पर जाने से पहले मैं केवल इतना कहना चाहूंगा, कुछ दिन पहले देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रमन्ना और बोपन्ना की खंडपीठ ने कहा था कि आखिर एजेंसीज का दुरुपयोग एन चुनाव के पहले क्यों होता है, इस पर विचार करना जरूरी है। जी हाँ, कहीं मत जाइएगा। लाल टोपी यानी कि रेड टोपी पर रेड, RAID, जानेंगे इंडिया का सवाल। हमारे साथ मेहमानों के पैनल में हमारे साथ मधु किश्वर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता मुदित अग्रवाल, हमारे साथ अभिषेक राय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और संजीव मिश्रा। जी हाँ, संजीव मिश्रा भाजपा के प्रवक्ता हैं। जी हाँ अभिषेक, आप मधु जी से कुछ सवाल करना चाहते थे, ब्रेक के पहले आपने उंगली उठाई थी, आज सवाल पूछे थे तो मधु जी के पास जाऊं। जी, मैं मधु जी से ये पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी के नेताओं को, वो भी चुनाव से पहले 4 समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर इनकम टैक्स की रेड होना ये जायज है, वो भी जब चुनाव है? क्या भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की बात बता दें कि वो सही है? मैं सबसे ज्यादा एग्जाम्पल आपको कोट करता हूं, जय शाह जी की आमदनी 16,000 गुना बढ़ गई। क्या इनकम टैक्स को वो जायज लगता है? इनकम टैक्स विभाग को क्यों नहीं उनके ऊपर रेड पड़ी? अगर ये सरकार इतनी निष्पक्ष है, निष्पक्षता नहीं है मधु जी, ये ना टारगेट करके डिमोरलाइज हो गए ये लोग। इनके डिमोरलाइजेशन का ये हताशा का प्रतीक है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा और मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि सीबीआई तोता है सरकार का, उसी तरह ये कहते हैं सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। डीएम 1600 बसों को आवंटित करते हैं पीएम की रैली के लिए, गृह मंत्री की रैली के लिए। अजय मिश्रा टेक्निक के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? क्यों नहीं करते आईटी डिपार्टमेंट, क्यों नहीं उनके ऊपर जांच होती है? ये आपकी बात बिल्कुल मैं जायज मानता हूं कि अगर हमारे यहाँ गलती होगी तो हम जरूर उसका जवाब देंगे, लेकिन जस्ट चुनाव से पहले क्या आपको ये राजनीति से प्रेरित नहीं लगता? मधु जी, अखिलेश भाई, मैं आपसे सिर्फ इतना आवेदन करूंगी कि आप समझिए, हर पार्टी ये हरकतें करती, हर पार्टी अपने समय पे दुरुपयोग करती है और करती आई, ये कोई अनोखी बात नहीं। और दूसरा, आपने जब कहा, मैं आपकी बात से एडमिट करता हूं, थैंक यू सो मच, लेट मी फिनिश। आपने कहा सीबीआई एक तोता है, सरकार का तोता है। ये आज के जमाने में नहीं, कांग्रेस के काल में, यूपीए के काल में कहा गया था। किसी ने उसको सुधारने की कोई कोशिश नहीं की, किसी ने कोई कोशिश नहीं की कि इनकम टैक्स का जो सिस्टम है ये रेड के माध्यम से न चले। सिर्फ इनकम टैक्स क्यों, जीएसटी की जो रेड है वो केवल पॉलिटिकल दुश्मनों के साथ नहीं, जीएसटी की रेट में वो आम अच्छे खासे बंदों का, बिजनेसमैन का
इंडस्ट्रियलिस्ट का नाक में दम कर रखा है। हम सिस्टम सुधारने की कोई बात करना नहीं चाहता, सिर्फ ये जो पावर में है उसका विरोध करना है, चाहे वो सही है गलत है। जहाँ तक योगी का सवाल है, हम क्या देखते आए हैं, अगर वो अच्छा भी काम करते हैं तो एक कंपल्सिव नीड है कि गलत ही कहना। उन्होंने जब रोड रोमियो से जो लफंगे तंग करते थे उनके ऊपर भी जब कोई कार्रवाई की तब भी इतना बवाल मच गया। मेरा सिर्फ अनुरोध ये है कि मैं एक निष्पक्ष नागरिक के तौर पे मुझे रेड राज पसंद नहीं है, ये मैं स्पष्ट कह दूं। और रेड राज इसी चीज की एक प्रूफ है कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करती, और क्योंकि वो काम नहीं करती, भ्रष्ट है आपके डिपार्टमेंट, तो वो पॉलिटिकली मैनिपुलेटेड होता है। सारी पार्टियां ये करती हैं, और इतनी लूट तो हर पॉलिटिशियन सोचता है कि अब वो चुन के आ गया, जैसे ब्यूरोक्रेट सोचते हैं अब लूट लाइसेंस है मेरे पास, मैं कुछ भी कर लूं, मेरे को ये पैसा बनाने का, लूटने का ही। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रही। अपने से किसी ने कभी कोशिश की कि वो सिस्टम सुधरे, कि पॉलिटिक्स का इस्तेमाल लूट लाइसेंस के रूप में न हो और इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल इस तरह रिवेंज पॉलिटिक्स के लिए न हो? बिल्कुल ना हो, बिल्कुल ना हो। मधु जी, आपने जो बात कही है कि सब एक समान, सिलसिला ये सदियों का, खादी एक समान। अभिषेक राय अपनी बात पूरी करे तो मोदी जी की भी उंगली उठी है, फिर मैं संजीव जी के पास जाऊं। मैं मधु जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये चीज मान ली कि ये राजनीतिक से प्रेरित है, हर सरकार दुरुपयोग करती है। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी दुरुपयोग किया। 1090 मैं बस मधु जी को ये बताना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में डायल 100 हमने बनाई थी, अब महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1090 हमने बनाई थी। नाम बदलने से, रंग बदलने से हमारा काम नहीं छिप जाएगा मधु जी। हमने जनता के लिए काम किया, इसलिए वो जन सैलाब उमड़ रहा है। इन्होंने जुमलों की सरकार बनाई और सिर्फ जुमलों का अंबार भगाया, इसलिए आज इनको 4.5 साल बाद, 4.25 साल बाद, हताशा के बाद हमारे नेताओं के ऊपर रेड करानी पड़ रही है। डर अच्छा है, जनता का डर बहुत अच्छा है। बंगाल में भी किया था, जहां खेला हो गया, और उत्तर प्रदेश में खदेड़ा होने जा रहा है। जी अभिषेक जी, ये देखिए, ये सेल्फ कंग्रेचुलेटरी जो आपकी बयान है, ये बहुत लोगों को कन्विंस नहीं करेगा, क्योंकि बहुत ज्यादतियां हुई आपकी पार्टी के राज में, अंधेर गर्दी बहुत थी आपकी पार्टी के राज में। और कृपया अगर आप उस तरफ भी झांक लेंगे थोड़ा, तो जो आप गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं योगी जी के प्रति, मेरा तो मानना है, जो मैं आज के माहौल में देखती हूँ, योगी जी अगर सड़कों पे सोना भी बिछा दें सबके लिए, और तोल के हर गरीब को सोना, मतलब उसमें सोने में तोल के हर नागरिक को माला माल कर दें, वो जन्नत भी ले आए जमीन पे, तब भी उनको तो गाली पड़नी है। तो होता क्या है कि आपकी जायज नाजायज। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, योगी एक सवाल और मधु जी, एक सवाल और आपको मोदी जी आ रहा हूँ, मोदी जी आ रहा हूँ, मोदी जी भरपूर समय आ रहा हूँ, आपको भी समय दूंगा। मैं कह रही हूँ, मैं एक सवाल और मधु जी आपसे एक सवाल और पूछूंगा। ये सरकार, सुनिए, हमारे देश में ये मान्यता रही है कि किसी को क्रिटिसाइज करने का हक तब होता है जब आप उसकी अच्छाइयां भी समझने की क्षमता रखते हैं। तो कुछ बता दीजिए जो आपको लगता है कि इतने सालों में कुछ तो ठीक किया होगा, वो तो बता दीजिए। मेरा जवाब अगर सुन लेंगी, मैं जानती हूं। अभिषेक जी, छोटा जवाब, क्योंकि मेरे साथ 2 और मेहमान हैं, मुदित अग्रवाल और संजय मिश्रा, इन दोनों की उंगलियां उठ रही हैं। अभिषेक जी, छोटा सा जवाब। बहुत छोटा सा जवाब। मैं, अगर ये सरकार कहती है 80 करोड़ जनता को ये अन्न बांट रही है, यानी गरीबी इंडेक्स के नीचे है, हंगर इंडेक्स में हम कहाँ हैं और पावर इंडेक्स में कहाँ हैं, किस बात से योगी जी की तारीफ कर दूं मैं? जनता के जो थाली है उससे ना रोटी गायब हो गई है मधु जी, नहीं देख रही है आप। वो 250 रुपए सरसों का तेल बिक रहा है, पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। अभिषेक जी, हंगर इंडेक्स चिंता का विषय है। अभिषेक जी, हंगर इंडेक्स चिंता का विषय है। आप साहब 80 करोड़ को बांट रहे हो तो आप अभिषेक जी, हंगर इंडेक्स चिंता का विषय है, लेकिन इस समय मधु जी जो कह रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी हैप्पीनेस इंडेक्स पे नहीं जाना चाहिए, इंतजार करना चाहिए नतीजों का।
हमारे साथ बिल्कुल मुदित करेंगे। अग्रवाल हैं। मुदित अग्रवाल, मुदित जी, आप जब मधु जी कह रही थी, आपको ये लग रहा था कि संजीव जी के बोलने की क्या जरूरत है? जो आपकी मुस्कुराहट थी, मुझे देखकर ऐसा लग रहा था। नहीं, मेरा कुछ और वजह था। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं डेमोक्रेसी में जब तानाशाह सरकारें होती हैं, दो चीजें बचाव कर सकती है, एक मीडिया और एक कोर्ट्स, और तीसरी सिविल सोसाइटी। देखिए, मीडिया से कोई उम्मीद नहीं है आजकल, और ये जो इंडिपेंडेंट पत्रकार, जो इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं ना, इनको अपने अंदर झांक के देखना चाहिए। मुदित जी, देखिए, मुझे बोलने दीजिए ना, मेरी बात बोलने अगर दीजिए। उम्मीद की अगर आप बात कर रहे हैं तो आप इंडिया के सवाल के इस पैनल पर बोलने दीजिए ना, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आप मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपकी बात नहीं की, मैंने ज्यादातर मीडिया चैनल्स की बात की। आप बीच में मत टोकिए, को फायदा नहीं है, नहीं तो आप फिर आप बोल लीजिए, मेरे को मत बुलाया कीजिए। देखिए, सबसे ज्यादा जो गंदा रोल है वो ये इंडिपेंडेंट, सो कॉल्ड इंडिपेंडेंट पत्रकार और एनालिस्ट का है। देखिए, ये भाषा सरकार की बोलते हैं और कहते हैं हम इंडिपेंडेंट है। आज भी आपने देखा होगा, मदीक ईश्वर जी की हिम्मत नहीं हुई ये बोलने की कि मोदी सरकार ने ये गलत किया। वो ये कह रही है सब सरकारें करती हैं, सब सिस्टम चेंज नहीं करते। आप ये क्यों नहीं कहती मोदी सरकार ने सिस्टम क्यों नहीं चेंज किया 7 साल से? वो बोल नहीं सकती क्योंकि वो बीजेपी की सरोगेट प्रवक्ता है। देखिए, क्या वो ये कह सकते हैं? क्या वो ये नहीं मानेंगे? क्या वो मधु ईश्वर जी, देखिए बोलने दीजिए मुझे, बीच में मत बोलिए। आप बिल्कुल हैं, आप बिल्कुल उनकी सरोगेट प्रवक्ता हैं। आप हिम्मत है आपकी बोलने की कि मोदी सरकार ने ये गलतियां की हैं, योगी सरकार ने ये गलतियां की हैं। आप जा भी जाती है मोदी सरकार का बखान करती है क्योंकि वो आपका एजेंडा है। कहते हैं आप अपने आप को इंडिपेंडेंट पत्रकार है, लेकिन आप हैं नहीं इंडिपेंडेंट, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं। अगर नहीं होते तो देश में मोदी जी ने जो आतंक मचा रखा उसके लिए बात करते हैं। जो इन्होंने किसानों के ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ी, आपने उसके बारे में कुछ बोला? क्या आपने ये बोला जिस किसानों को ये कहते थे खालिस्तानी है, आज पीएम कहते हैं मैं उनसे माफी मांगता हूं? तो तब झूठ बोल रहे थे, आज झूठ बोल रहे हैं। आप जवाब दीजिए मधु ईश्वर जी। मोदी महिमा मंडल में इतना मत रजिए कि आप देश के प्रति अपनी वफादारी भूल जाएं। आपको ये देखना चाहिए मधु ईश्वर जी। अच्छा, अब मैं जवाब दे दूं क्योंकि आपने मुझे देश के प्रति वफादार होइए, सरकार के प्रति नहीं। फर्क है दोनों में। मुदित जी जवाब ले लेते हैं। मधु जी जवाब दें। जी, आपने क्योंकि मुझे ही कटघरे में खड़ा किया, मेरा तो ट्रैक रिकॉर्ड बहुत लंबा है और लिखित में है। मैं सिर्फ ज़बानी बयान नहीं देती, लिखती हूँ। और मोदी सरकार की जितनी तीखी प्रक्रिया मैंने की है, क्रिटिसिज्म कई सवालों पे लिखित है। आप मेरे ट्वीट से पढ़ लीजिए। और आए दिन उनके ट्रोल्स मुझे गाली देते हैं, आए दिन मुझे अपशब्द सुनने पड़ते हैं। तो ये मत कहिए क्योंकि मैं उनकी तरफ से बोल, हाँ, जब कोई अच्छा काम करे, कोई भी करे, चाहे आपकी पार्टी हो, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जब कोई अच्छा काम है तो मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। पर जो सिस्टम ठीक नहीं किया, मैं पूरी तरह से आपके साथ हूँ कि सिस्टम काफी बिगड़ा हुआ है और सुधरने की बजाय वाकई ही हैरेसमेंट जो है सिटीजन्स की कम नहीं हुई है। केवल उन क्षेत्रों में जैसे जहां सरकार का हस्तक्षेप नहीं रहा, वहां थोड़ा आप कह सकते हो। मैं इतनी ग्रस्त हूँ, ये जो सरकारी एक्सटॉर्शन रैकेट चलते हैं, मैं खुद पीड़ित हूँ उससे। मैं लिख भी चुकी हूँ, ऐसा नहीं है, खुद की बात नहीं कर रही। पर आप अगर कहें कि मैं किसान आंदोलन के नाम पे जो उजट काम हुए, मैं उसके समर्थन में न थी, इसलिए। और मैंने बहुत तीखे स्वरों में मोदी जी को क्रिटिसाइज किया है। जैसे क्या वो खालिस्तानी थे? खालिस्तानी से भी बदतर थे। हाँ, टुकड़े टुकड़े गैंग के मोदी सरकार ने कहा था वो खालिस्तानी है। मैं कह रही हूँ वो कोई किसानी नहीं थी। क्या वो और थे? वो किसानी बिल्कुल वो किसान आंदोलन तो नहीं था। मोदी सरकार ने ये बोला, आप उसकी भर्त्सना करती हैं। बहुत बड़ा बिट्रेयल है। मोदी जी जिस तरह झुके हैं, और मैं कितने प्रोग्राम किए मैंने, आप कुछ नहीं, मेरी यूट्यूब चैनल है, वही प्रोग्राम देख लीजिए। तो मैंने कितने मुद्दों पे मोदी जी को अच्छे से आड़े हाथ तो लिया है। पर जब कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे पानी घर पहुंचा रहे हैं हर घर में, मैं क्यों नहीं उसको सपोर्ट करूंगी। पर जीएसटी का जो टेरर राज है, मैं कैसे उसको सपोर्ट कर दूं जब त्राही लोगों ने मचाई हुई है उसकी वजह से। तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो गलत हैं और कुछ चीजें हैं जो अच्छी भी हैं। और मैं सोचती हूँ कि इशू बेस्ड होना चाहिए। मेरा सपोर्ट और क्रिटिसिज्म हमेशा
इशू बेस्ड होगा, व्यक्ति टारगेट करते हुए नहीं। जी, व्यक्ति बेस टारगेट नहीं करती। हमारे साथ संजीव मिश्रा जी हैं। संजीव जी, आपने मधु जी को सुना, मुदित अग्रवाल जी को सुना, अभिषेक राय की अपनी राय है। मेरा सवाल आपसे, क्या आपको चुनाव में कोई ऐसा डर सता रहा है इसलिए डराना मैकेनिज्म लाना पड़ रहा है? संजीव मिश्रा जी, ये विपक्ष कह रहा है, मैं नहीं। मनीष जी, देखिए, का काम है सरकार के महत्वपूर्ण जो जनता से जुड़ी चीजें में अगर, लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से विपक्ष है, विपक्ष का केवल एकमात्र काम रह गया कि सरकार की जो भी काम है उनका विरोध करा जाए और हर स्तर पे विरोध किया जाए। ये वही पार्टियां हैं, जब वैक्सीन आएगी तो कहेंगे ये भाजपा की वैक्सीन है, मैं नहीं लगवाऊंगा। तो ये बहुत स्पष्ट उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने देखा। भी समाजवादी कुलदीप सेंगर का नाम है, कुलदीप सेंगर की जरा और देखिएगा कितनी बार समाजवादी, और जो ये काम है गाँव वाला मामला जो आया था उसको भी देख, और कुलदीप सेंगर के बारे में उसको किसी और लखीमपुर वाली घटना के जो आज लखीमपुर में एक मंत्री जेल में है, तो क्या हो सकता है जब आप ईडी और सारी एजेंसियों पर आरोप लगाते हो कि ये तोता है। जब तोता है तो मंत्री के बेटे के खिलाफ इतना बड़ा एफआईआर और उसके बाद वो जेल में कैसे होता? ये स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी सरकार है जिसमें कोई भी अगर मंत्री का भी बेटा है उस पर भी कार्रवाई होती है। अभिषेक राय और संजीव मिश्रा को एक साथ लाया जाए। अभिषेक राय और संजीव मिश्रा जी को एक साथ लाया जाए। अभी आप कह रहे थे कि बम्बई में फिल्मी सितारों पर भी कार्रवाई होती है, तो एनसीबी अगर रेड डालेगी फिल्मी सितारों के ऊपर तो वो क्या वहाँ पर चुनाव हो रहा है? आप तो हर चीज को चुनाव से जोड़ के देखते हैं। उस मंत्री पुत्र की सेवा करते रहे, 6 दिन बिठा के उस मंत्री पुत्र की सेवा करते रहे, बिस्कुट खिला रहे थे, उसको नोटिस भेजा 302 के मुलजिम को, 302 के मुलजिम को। मेरी बात आने दीजिए, फिर उसका जवाब दीजिए। संजीव जी, इतने बड़े झूठे हो आप लोग, इतने बड़े जुमलेबाज हो आप लोग, चिल्लाने से आपकी बात में उत्तर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञा लिया, अगर हाई कोर्ट के जस्टिस नहीं होते तो आप करते। आप जैसे झूठे लोग, ये तरीका नहीं, आप झूठे हो। सुन लीजिए, आपका झूठ का अरे फट चुका है। वो तो गुंडे और अपराधी समाजवादी पार्टी में है। आप इस तरीके की भाषा बोलोगे, ये आपकी भाषा है। ये झूठे और ये सब जो है ना, ये समाजवादी पार्टी के गुंडों की भाषा है। 96 के तो समाजवादी पार्टी का अगर कोई गुंडा कहीं बैठेगा तो इसी तरीके की भाषा का प्रयोग करेगा। वो आप कर रहे हो, तो उसमें कोई हमें समस्या नहीं। इतिहास जान लो, इतिहास जानो। लेकिन मनीष जी, इस तरीके की डिबेट नहीं होती। डिबेट को अगर करना है ठीक से तो या तो इनको बोलने दीजिए, मुझसे कहिए, मैं बोलूं। अभिषेक राय जी, अभिषेक राय जी, तकनीक के जिस फॉर्मेट पर, जी हाँ, कोरोना की तीसरी लहर की आहट का खतरा है, ऐसे में जिस फॉर्मेट पर ये बहस हो रही है, एक समय एक व्यक्ति बोले तो ज्यादा बेहतर। मुझे मधु किश्वर के पास भी जाना है, पर मुझे मौका चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूं, मुझे मौका चाहिए, झूठ नहीं सुनूंगा मैं। जी, अभिषेक जी, आऊंगा आपके पास। मधु जी, आरोप यह है कि तत्कालीन सरकारें जो होती हैं उनके खिलाफ लिखना, बोलना और अब तो देखना भी मना है, ऐसा कहा जा रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कहाँ से ये एनालिसिस आता है। सुबह से शाम मोदी जी गाली खाते हैं, सुबह से शाम योगी जी पे टिप्पणियां होती हैं, नेगेटिव टिप्पणियां। अगर किसी के ऊपर उंगली कभी नहीं उठाई गई, कुछ लोग हैं प्रोटेक्टेड कैटेगरी के, अब सोनिया जी को लीजिए, कभी भी उन पे किसी ने उंगली उठाने का प्रयास नहीं किया। राहुल जी के मजाक कर लेते हैं, पर देखिए जितने मर्जी उनके ऊपर भयंकर चार्जेस थे करप्शन के, ड्रेनेज ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया, कुछ नहीं हुआ, सब चुप हैं, सब खुश हैं। तो वो प्रोटेक्टेड कैटेगरी में है ना, तो मोदी जी प्रोटेक्टेड कैटेगरी में। मेरे जैसा व्यक्ति दिन में 10 बार कोई ना कोई ट्वीट करता है जो मुझे पसंद नहीं आती। और जहां तक योगी जी की बात है,
अगर देखिए, क्रिटिसिज्म की एक डिग्निटी होती है कि आप इशू बेस्ड करें और तथ्यों के साथ करें। अगर आपने एक पैथोलॉजिकल हेटरेड के रूप में, क्योंकि वो पावर में आ गए और आप उतर गए, आपका ये रंजिश है जो हर चीज में दिखेगी, तो आपका क्रिटिसिज्म कोई सीरियसली लेगा नहीं। मेरी शिकायत इन रेड के साथ है। चिदम्बरम जी की रेड हुई, फिर क्या हुआ? एक्शन नहीं हुआ। कितने लोगों पे इस तरह रेड करने के बाद, और ये अगर एक सेंटेंस केवल, अगर ये रेड थी केवल चुनावी मौसम की रेड है और उसके बाद वही होना है जो चिदम्बरम जी की रेड का हाल हुआ, तो ये ना ही हो तो अच्छा है। जी मुदित अग्रवाल जी, जी मधु जी, मुदित अग्रवाल की उंगली उठी हुई है। मुदित जी, मेरा सवाल आपसे, इस तरह की रेड्स का फायदा किसे, क्या जिस पर रेड हो रही है, जिस सियासी दल के नेताओं के घरों पर आईटी की ठक हो रही है, सहानुभूति मिलेगी या फायदा उसको मिलेगा जो इस समय काम कर रहा है, जिसके नेतृत्व में सरकार चल रही है? मुदित अग्रवाल जी। देखिए मैं मधु ईश्वर जी की बात सुन के बड़ा हैरान हूं। हर चीज जो ये बोलती हैं वो मोदी जी और योगी जी के फेवर में बोलती हैं। ये कहती है मोदी जी पे आवाज, मोदी जी ने सोनिया गांधी को खुद बोला जर्सी काऊ, उन्होंने राहुल जी को बोला जर्सी हाइब्रिड बछड़ा। क्या ये लैंग्वेज प्रधानमंत्री को यूज करनी चाहिए? क्या ये पॉलिटिकल लैंग्वेज थी या पर्सनल हुए थे प्रधानमंत्री जी? मधु ईश्वर जी इसकी भी भर्त्सना करें, और मुझे पता है वो नहीं करेंगी भर्त्सना। जो मोदी जी ने शशि थरूर जी की होने वाली वाइफ के लिए बोला था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, आप बोलिए मोदी जी ने गलत बोला, वो नहीं बोलना चाहिए था। भर्त्सना कीजिए इस सेंटेंस की। सुनिए, मैं तो मुझे दूसरा, जब आप कहते हैं सोनिया गांधी जी राहुल जी को बीजेपी वाले दिन भर के गालियां देते हैं और आप कहती हैं उनको कोई बोला नहीं जाता, आप पता नहीं कौन से हिंदुस्तान में रहती हैं। इस हिंदुस्तान में तो जो संगी हैं बद्दी बादशाह गालियां देते हैं उन्हें, ये सच्चाई है। कोई सेलिब्रिटी कोई भी अगर मोदी जी के विरोध में कुछ बोलता है उसको ट्रोल किया जाता है, रेप के थ्रेट मिलते हैं। ये करती है बीजेपी और मोदी जी उन लोगों को फॉलो करते हैं ट्विटर पे। आप बोलिए ना ये गलत करते हैं मोदी जी, अनफॉलो करना चाहिए मोदी जी को। मधु ईश्वर जी इंडिया का सवाल कार्यक्रम में एक पैनलिस्ट राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आई हैं, उन्हें मैं प्रवक्ता की संज्ञा नहीं दे रहा। मधु जी, आप अपना फाइनल कमेंट दें, मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। फहमी में मत रहिए, ये बीजेपी की सरोगेट प्रवक्ता है, इसका जवाब मधु जी आखिरी जवाब, मधु जी आखिरी जवाब। देखिए, मैं जहां तक मेरा सवाल है, मैंने ये नहीं कहा था कि मोदी जी ने कभी टिप्पणी नहीं की या भाजपा ने सोनिया पे नहीं की। मैंने कहा था मीडिया की हिम्मत नहीं हुई, किसी ऑपोजिशन पार्टी की हिम्मत नहीं हुई सोनिया जी पे टिप्पणी करने को। नाउ द पॉइंट, अगर आपने कहा कि उन्हें जर्सी काऊ कहा गया, बहुत खराब है। गलत किया था, भर्त्सना कीजिए, मोदी जी ने बोला, आप बोलिए ना मोदी जी ने गलत बोला। मैं कह रही हूँ, बोलिए मोदी जी ने गलत बोला। अरे आप मुझे कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करेंगे तो विफल होंगे। विफल इसलिए मैं बोलिए ना, बोल दीजिए मोदी जी ने गलत बोला, उनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। फिर वही बात मैं कह रही हूँ, जर्सी काऊ कहना, फिर वही बात बीच में बोलते जाते हैं आप ही। जर्सी काऊ कहना बहुत गलत था, परंतु मौत का सौगागर कहना, पिच्छू कहना, जो गालियां मोदी को मिली वो भी गलत थी, वो भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज, पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है। दोनों गालियां आप विरोध कीजिए, इश्यूज पे कीजिए और बेशक कठोर शब्द इस्तेमाल कीजिए, पर चाहे जर्सी काऊ या बिच्छू या क्या यमराज और मौत का सौदागर, वो भी कोई अच्छी बातें नहीं थी। जी, सियासत में मधु जी, जो मोदी जी की गलतियां हैं बहुत कर रहे हैं, आप असली गलतियों पे जाते नहीं। प्रॉब्लम आपकी कांग्रेस की ये है कि जो मोदी जी की गलतियां हैं वो आप गलतियों को उनकी अच्छाइयों से अलग नहीं कर पा रहे। मधु जी सियासत में और ऐन चुनाव के पहले यानी कि टाइमिंग का बड़ा महत्व होता है। ये जुबान है, चमड़े की है, फिसल जाती है, बाद में माफी मांग लेंगे, अगर जुबान से नहीं मांगे तो ट्विटर पे लिख देंगे। हमने कर्नाटक का वो हादसा भी देखा है। जी हाँ, इंडिया का सवाल में
अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आज आप लोगों ने अभिषेक राय, मुदित अग्रवाल, मधु किश्वर जी, संजीव मिश्रा जी, आप लोगों ने शिरकत की, आप सबका धन्यवाद। लेकिन जाते जाते मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मौसम का पारा गिरता जा रहा है, मौसम का पारा गिरता जा रहा है, लेकिन यूपी की सियासत का पारा गर्म है। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही।